हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद IILM। मेरा नाम है शाहनवाज और आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपको सामने दिख रहा होगा वैसे बोर्ड के ऊपर। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम बात करेंगे क्लास 10th RBSC, स्पेसिफिकली RBSC के लिए ये लेक्चर है। CBSE के अंदर भी ये चैप्टर है बट CBSE और RBSC में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो CBSE वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको आराम से, पर RBSC के लिए मेन ये चैप्टर है। CBSE का जो है वो अलग से सेपरेट बनेगा। आरबीएससी का 10th क्लास का आरबीएससी का चैप्टर नंबर 5 है आरबीएससी में, और ये चैप्टर एसिड एंड बेस नाम से है आपके सीबीएसई के अंदर। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन। अब आप रसायनों के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम रसायनों से घिरे हुए हैं। रसायन यानी केमिकल से हम घिरे हुए हैं। हम देखें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह पर रोल प्ले करती है। बहुत जगह का मतलब ये है कि हम अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक आपका कार्बन से बना होता है। कार्बन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स होते हैं। ये सब भी आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम यहाँ पर जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बात करेंगे। आरबीएससी के लिए स्पेसिफिक है ये वीडियो, पर आप सीबीएसई वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ एक चेंजेस है वो सीबीएसई का अलग से लेक्चर बनेगा, ठीक है। तो दैनिक जीवन में रसायन का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे डेली लाइफ के अंदर हम जो डेली लाइफ में हम जो जो रसायनों का यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बेसिक सी बात करनी है। मैंने अभी बताया आपको कि केमिस्ट्री आपके लाइफ में हर जगह पर है। हम कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े में भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है। हमारे अंदर भी केमिस्ट्री है। प्लास्टिक से हम घिरे हुए हैं, प्लास्टिक हम यूज करते हैं, प्लास्टिक में भी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री हर जगह पर, यानी रसायनों का यूज हम हर जगह करते हैं। हम दवाई पीते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, वो भी एक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिस्ट्री के ऐसे बहुत सारे यूज हो सकते हैं। इस चैप्टर में मेनली हमें क्या क्या पढ़ना है? स्पेसिफिकली हमको पढ़ना है एसिड यानी अम्ल के बारे में, बेस यानी क्षार के बारे में, और सॉल्ट यानी लवण, सॉल्ट को हिंदी में हम बोलते हैं लवण के बारे में। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में यूज में आते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं है, पर हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि किस किस कंपाउंड का क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बड़ा बेसिक सा चैप्टर है। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सामने आपको कुछ बना हुआ दिख रहा है। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे एसिड बेस के बारे में एंड सॉल्ट के बारे में। इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनका सिर्फ बेसिक बात करेंगे। उसके बाद हम पीएच के बारे में, उसके बाद हम अलग अलग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि एसिड और बेस के जो अलग अलग कंसेप्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड यानी अम्ल और क्षार के बारे में क्या क्या अपनी संकल्पनाएं, क्या क्या अपना थ्योरी दी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सामने देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है आपके पास एसिड। अच्छा, एसिड की हम बात करते हैं तो अम्ल है ना। एसिड जो है वो एसिडस वर्ड से मिलकर से निकला है। एसिडस का मीनिंग होता है खट्टा। तो अम्ल जो होते हैं यानी एसिड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो सामने एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, सौर। सौर को हिंदी में हम बोलते हैं खट्टे, खट्टा। तो एसिड यानी अम्ल जो है वो टेस्ट में सौर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो हम डेली रूटीन लाइफ में बहुत यूज करते हैं और वो टेस्ट में खट्टी होती है? क्या आप खाना खाते हैं? खाना खाते समय हम नींबू निचोड़ते हैं कभी बार। तो नींबू के अंदर एसिड होता है, और नींबू सबसे कॉमन एग्जांपल है एसिड यानी अम्ल के लिए, और वो स्वाद में खट्टा होता है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बेस की बात करें तो जैसे यहाँ पर स्वाद टेस्ट के बेसिस में हमने बात की थी, वैसे बेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। बेस जो होते हैं वो बिटर यानी कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अच्छा, एक चीज और, बेस जो होते हैं वो सोप जैसे होते हैं। सोप यानी साबुन। टच करने पर आपको सोप जैसा मुलायम फील आता है उसको, किसको? बेस को टच करने पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हम एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? या तो हम टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तरीका होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जिससे हम एसिड और बेस के बारे में पता लगा सकते हैं। इट कन्वर्ट्स यानी एसिड है ना, इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप नीला लिटमस पत्र लेके जाओ और आपको पता नहीं वो एसिड है या बेस है, आप अगर लगाओगे, अगर वो लाल में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है? एसिड यानी कि अम्ल है। क्षार की बात करें तो क्षार एसिड से जस्ट अपोजिट है। बेस जो है अपोजिट है, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू। लाल लिटमस पेपर को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू के अंदर, ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एक और जो डेफिनेशन हो सकती है वो है गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन में क्या देते हैं आपको? H+ आयन। कौन? एसिड। अम्ल की बेसिक परिभाषा यही है, डेफिनेशन यही है कि वो आपको H+ आयन देते हैं। जब अम्ल H+ दे रहे हैं तो क्षार भी कुछ देंगे, बेस भी कुछ देंगे। तो इट गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है जलीय विलयन। वाटर के साथ अगर हम इसको डिसॉल्व कर दें वाटर के अंदर, तो एसिड जो है वो आपको क्या देते हैं? H+, और बेस जो है वो क्या देते हैं? OH-। यही कंसेप्ट आरएनएस का भी है हमारे पास। आगे हम देखेंगे कंसेप्ट के बारे में। तो आरएनएस ने आपको एसिड और बेस को जो डिफाइन किया,
आर्यन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी, तो वो H+ और OH- के बेसिस पर दी थी, वो भी जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास में H2SO4, HCl, HNO3। अच्छा, ये सभी जो है जनरली मिनरल एसिड्स बोलते हैं। हम एसिड्स को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, दो तरीके से अम्ल हो सकते हैं हमारे पास, एक मिनरल एसिड हो सकता है और एक ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। अकार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल जनरली आपको मिलते हैं नॉन लिविंग से, यानी कि अजीव, अजीव यानी निर्जीव, ठीक है। और जो कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक होते हैं वो आपको किससे मिलते हैं? लिविंग। लिविंग, अब आप सोच रहे होंगे लिविंग क्या है, तो लिविंग मतलब ये है कि जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आपको मिलता है रेड आंट से, तो आपको पता होना चाहिए कि चींटियां जो होती है वो लिविंग है। तो लिविंग जिस भी लिविंग स्पेशीज से हमको अगर एसिड मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक अम्ल, जीवित से। और नॉन लिविंग यानी रॉक्स, चट्टानों से, है ना, अगर हमको मिलेगा तो वो कौन से होंगे? आपके मिनरल एसिड्स होंगे। जनरली मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर में। अब बेस के एग्जांपल देख लेते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके किस एग्जांपल है? बेस के एग्जांपल है। तो ये बेसिक सा पहले आपको एसिड और बेस के बारे में पता होना चाहिए। हम आगे इसके अंदर और बात करने वाले हैं। अब देखिए इसमें एक चीज होती है, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ होते हैं वीक एसिड। सिमिलरली कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और कुछ होते हैं वीक बेस, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको? मैं लिख रहा हूं यहां पर स्ट्रॉन्ग और मैं लिख रहा हूं यहां पर वीक। अब स्ट्रॉन्ग किसे हम बोलेंगे और वीक किसे हम बोलेंगे? तो सपोज करो मैं एग्जांपल ले लेता हूं H2SO4 का, ठीक है। अगर H2SO4 स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल, स्ट्रॉन्ग को हम क्या बोलेंगे? प्रबल, और वीक को हम क्या बोलेंगे? दुर्बल, ठीक है। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई भी एसिड वीक, कोई भी बेस वीक हो सकता है, पर कैसे होगा तो उसके बारे में समझेंगे। H2SO4 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम NaOH। अगर इस H2SO4 को मैं वाटर में डिसोल्व करूं और ये अपने आयनों में, आयन समझते हैं आप लोग, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस हो जाए, अगर ये H+ और SO4- में इजीली क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, पानी में डिसोल्व करते क्या हो जाए? बिना आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाए अगर इजीली क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए, इसमें घुल जाए और अपने आयनों में टूट जाए, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अगर वो एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। सिमिलरली अगर NaOH है तो NaOH अगर वाटर के अंदर Na+ और OH- क्विकली बना लेता है, तुरंत बना लेता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। वीक एग्जांपल लेते हैं CH3COOH, ये बेसिकली वीक एसिड है। तो इसको जब आप वाटर में डिसोल्व करते हो इसका कंप्लीटली आयनाइजेशन, पूरा आयनीकरण नहीं होता, 50-60% आयनाइजेशन होता है। बेस की बात करें तो NH4OH। तो ये आपके वीक एसिड एंड वीक बेस, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार है, और ये आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और टर्म हमको ध्यान रखनी है यहां पर, वो ये ध्यान रखनी है कि तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड और तनु क्षार क्या होता है। मैं यहां पर दो टर्म लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं डाइल्यूट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं तनु, एक मैं बोल रहा हूं कंसंट्रेटेड, जिसे हम बोलते हैं सांद्र, ठीक है। डाइल्यूट यानी तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है? अगर समझिए अम्ल को हमने पानी के अंदर डाला, अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा है कंपेरेटिवली, तुलनात्मक आधार से, अगर कहीं 2 विलियन ले लेते हैं, कोई 2 पात्र ले लिया हमने, इसमें मैंने 100 ml पानी लिया और 10 ग्राम का डाल दिया मैंने, या 10 ml ले लेते हैं हम क्या? एसिड ले लिया, ठीक। सिमिलरली इधर हमने एक और पात्र लिया, इसमें भी कितना रखा हमने? 100 ml पानी रखा, लेकिन यहाँ कितना डाल दिया मैंने? 20 ml। तो मुझे बताओ, इसमें भी हमने एसिड डाला, इसमें हमने एसिड डाल दिया, ठीक है। अब 10 ml 100 ml के अंदर डिसोल्व किया, यहाँ 20 ml 100 ml में डिसोल्व किया, तो किसमें ज्यादा अमाउंट है एसिड का, अम्ल का? 20 वाले में ज्यादा है। यहाँ तो 100 बराबर था, यहाँ पर 10 डाला, यहाँ क्या डाला आपने? 20। तो दोनों का कंपैरिजन अगर तुलना करें हम, तो तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली फॉर्म में 10 ml जो है वो कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट यानी कि तनु, और 20 ml ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड। मतलब ऐसे अम्ल जिनमें जल की मात्रा कम हो दूसरे की तुलना में, और अम्ल की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर 20 ml ज्यादा है, 10 ml क्या है? कम है, तो इसको हम डाइल्यूट बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। तनु अम्ल यानी इसमें पानी ज्यादा है, अम्ल कम है। और सांद्र, यहाँ पानी अभी ऐसे तो ज्यादा है, अम्ल इससे तो ज्यादा ही होगा, कॉमन सी बात है, बट इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ अम्ल कम है और यहाँ अम्ल क्या है?
ज्यादा है। तो जो इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो वो कंसंट्रेटेड यानी सांद्र होते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो क्या होते हैं, डाइल्यूट यानी कि तनु होते हैं। क्षार के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। आपको सामने टेबल दिख रही होगी जिसमें कुछ एसिड यानी अम्ल की और उसके कुछ सोर्स कहाँ से इनको हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम अम्ल और क्षार के बाद हम बात करने वाले हैं लवण यानी सॉल्ट्स के बारे में। और सॉल्ट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कोई एक सॉल्ट का एग्जांपल याद है क्या? हमारे डेली रूटीन लाइफ में सॉल्ट क्या यूज करते हैं हम? सॉल्ट मतलब नमक जिसे हम बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है वो है सॉल्ट। सॉल्ट को हिंदी में हम बोलते हैं लवण। अब ये सॉल्ट क्या होता है? तो पहले ध्यान रखें, अम्ल और क्षार आपको पता होना चाहिए। अम्ल और क्षार परस्पर जब क्रिया करते हैं यानी एसिड और बेस जब अपने आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर यानी कि लवण और जल बनाते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिख देता हूं, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे आपके पास में सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो आपने बोल दिया सर, ठीक है। आपको एग्जांपल लेके देख लेते हैं सर। तो एग्जांपल देखते हैं। एसिड का एग्जांपल होता है HCl जो हमारे स्टमक में होता है, जो आपके डाइजेशन में यूज में आता है। बेस में हम एग्जांपल लेते हैं NaOH का। अब इनका रिएक्ट करवाओगे तो H प्लस होता है, Na प्लस होता है, OH माइनस, Cl माइनस होता है। तो इसका प्लस इसके माइनस के पास, इसका प्लस इसके माइनस के पास, तो क्या बन सकता है बताओ? NaCl प्लस H2O। सर आपने कहा था ये एसिड है ये बेस है और ये तो जल ही जीवन वाला वाटर है, तो ये क्या होगा बताओ? सॉल्ट होगा। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एकदम स्पेसिफिक डेफिनेशन है। अम्ल क्षार परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब लवण होते क्या ऐसे? तो लवण वे पदार्थ होते हैं जो दैनिक जीवन में बड़े काम के हैं। जैसे NaCl नमक, हम दैनिक जीवन में नमक का यूज करते हैं। नमक के बिना हमारा काम नहीं चलता। बिना खाने के नमक अगर नहीं हो तो शिकायतें बहुत सारी करते हैं हम लोग। तो ये आपका NaCl जो है वही है नमक, जिसको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? सी वाटर से। कहां से ऑब्टेन करते हैं? समुद्र से। अरे नहीं करते हैं क्या? हाँ। तो NaCl, अब डेफिनेशन क्या होगी? तो सॉल्ट आर दोज कंपाउंड व्हिच कैन इजीली आयनाइज इन कैटायन एंड एनायन। ठीक है। लवण वे पदार्थ होते हैं जो अपने धनायन और ऋणायनों आसानी से टूट जाते हैं और ये उदासीन होते हैं, ना अम्लीय ना क्षारीय। सामान्य लवण ऐसे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन यानी कि न्यूट्रल। अब इस रिएक्शन को हम एक नाम देते हैं, वो है न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। अभिक्रिया आगे आएगी आपके चैप्टर में। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। हिंदी में बात करें तो उदासीनीकरण। तो आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई। सपोज करो हमारे पास में H2SO4 है। इसको हम रिएक्ट कर देते हैं किससे? कर देते हैं हम इसको रिएक्ट CaOH का होल ट्वाइस से कर देते हैं। तो बताओ क्या बन सकता है हमारे पास में? बनेगा CaSO4 प्लस क्या बनेगा? H2O। कितने बनेंगे H2O? 2 H2O बन जाएंगे। तो ये आपका क्या है? सॉल्ट है और ये आपका क्या है? वाटर है। और ये एसिड और ये बेस, अम्ल क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल। हमेशा याद रखना है आपको। एक छोटा सा टॉपिक इस सॉल्ट के अंदर आता है, वो है क्रिस्टलाइन वाटर यानी क्रिस्टलीय जल। ये क्या होता है? तो मैं कुछ और सॉल्ट के एग्जांपल लिख रहा हूँ, कुछ लवण के एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास में Na2SO4.10H2O, ये एक लवण है। ठीक है। एक और एग्जांपल K2SO4.4 है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये होता है आपका पोटाश एलम, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिटकरी बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा H2O मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी क्या है? H2O मॉलिक्यूल। तो कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ H2O मॉलिक्यूल होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रिस्टलाइन वाटर। हिंदी में बात करें तो क्रिस्टलीय जल। समझ में नहीं आ रहा होगा पर मैंने बोल दिया आपको कि क्रिस्टलीय जल होता है। डेफिनेशन क्या होगी? तो पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूला के अंदर जितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O के होते हैं उसको हम क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। यानी कि एक एकांक सूत्र के अंदर, किसी भी लवण के एकांक सूत्र में जितने H2O के अणु होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन वाटर के बारे में बात हो गई। अब मैंने आपको बोला था कि एसिड बेस के कुछ कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग कंसेप्ट दिए थे। तो हम 3 कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये RBSC के अंदर, ये CBSE में कंसेप्ट नहीं दे रखे हैं स्पेसिफिक। तो कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। हमने अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बात कर लिया। अब इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं।
एसिड बेस के कुछ कंसेप्ट अलग अलग साइंटिस्ट ने हमारे को दिए हैं। पहले हम इसको समझते हैं कि इस कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले अपने एसिड के लिए क्या बोला कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जो छोर होते हैं टेस्ट में। अब आप हर अम्ल को टेस्ट करके तो चेक नहीं कर सकते ना कि भाई ये अम्ल है या क्षार है, तो कोई अच्छा अप्रोच है नहीं। क्योंकि मान लो कोई एसिड या कोई बेस ऐसा हो जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, अगर आपने टेस्ट कर लिया तो समस्या हमारे साथ ही होगी। तो हमने इसको अप्रोच को आगे बढ़ाया, हमने कुछ इंडिकेटर्स यूज किए, सूचक जिसे हम बोलते हैं, जैसे लिटमस पेपर की बात की। फिर आगे वो साइंटिस्ट जब अप्रोच करने लगे तो साइंटिस्ट ने कुछ कंसेप्ट बनाए। सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे पास में थे आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस ने अपने कुछ बात बोली, देन ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, देन कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट। तीन कंसेप्ट हमारे पास में एसिड एंड बेस के हैं। ये कंसेप्ट की जरूरत क्यों हुई हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं एक बार ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। आर्रेनियस ने क्या बोला था, आर्रेनियस का जो कंसेप्ट था वो केवल जलीय विलयन के लिए ही लागू हुआ था। जलीय यानी एक्वस, मतलब आप अम्ल और क्षार की परिभाषा जो है वो जल के अंदर ही बता सकते हो। जल क्या है, जल के अंदर डालने पर क्या होगा, वो कंसेप्ट हम आगे देखेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने भी जो कंसेप्ट दिया वो हाइड्रोजन के ऊपर बेस दिया। उन्होंने बोला प्रोटॉन डोनेट करने वाले, यानी हाइड्रोजन को डोनेट करने वाले और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले। लुईस ने जो कंसेप्ट दिया वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कंसेप्ट है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा ले लेते हैं हम आर्रेनियस का। आर्रेनियस ने क्या बोला, दोज कंपाउंड्स व्हिच गिव H+ are acid and give OH- are base in aqueous solution या in water। मतलब जो तत्व, जो पदार्थ जल में H+ आयन देंगे वो अम्ल होंगे और जो OH- आयन देंगे वो क्या होंगे, क्षार होंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, बट एक जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि वाटर के अंदर आपको डिसोल्व करना पड़ेगा। एग्जांपल ले लेते हैं HCl। अगर आप HCl को H2O के अंदर डिसोल्व करते हो तो आपको मिलता है H+ एंड Cl-। तो यहां पर बताओ HCl ने क्या H+ डोनेट कर दिया, तो H+ को डोनेट करने वाले कौन होंगे हमारे पास में, एसिड। सिमिलरली जब NaOH को आप वाटर में डिसोल्व करोगे तो NaOH से क्या बनेगा आपका Na+OH-। तो यहां पर कौन सा आयन मिला आपको, OH-। तो ये आपका NaOH क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, एसिड। बड़ा ही सिंपल सा अप्रोच था, पर वाटर यहाँ पर नेसेसरी है, पानी की आवश्यकता आपको कंपलसरी रहेगी। ठीक है। अब ये कंसेप्ट गलत का हुआ तो हमें कुछ पता चला कि कुछ एसिड या कुछ बेस ऐसे थे जहां पर OH- था ही नहीं, वो फिर भी क्या थे, बेस थे, क्षार थे। कुछ क्षार ऐसे थे जहां OH- नहीं था, फिर भी वो बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो फिर ये कंसेप्ट वहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया किसने, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने। तो सेकंड कंसेप्ट हमारा, फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, पानी के अंदर जो H+ आयन देंगे वो एसिड है और जो OH- आयन देंगे वो बेस, यानी वो अम्ल और वो क्षार। सेकंड कंसेप्ट जो था वो था किसका, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का एक नाम और है कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस का मतलब क्या होता है, संयुग्मी अम्ल या क्षार अवधारणा। देखिए आर्रेनियस ने क्या बोला था, H+ देने वाले कौन है, अम्ल, OH- देने वाले कौन है, क्षार। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बोला भाई ये H+ को ही देख लो ना सिर्फ, खाली आप OH- पे क्यों अप्रोच कर रहे हो। जो H+ दे रहा है वो कौन है, अम्ल, एसिड है। तो कोई ना कोई तो H+ ले रहा होगा ना, तो जो कोई H+ एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी H+, इसे हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, डोनेटर आर एसिड एंड H+ और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। बड़ा सिंपल कर दिया इन्होंने भाई। उन्होंने बोला कि आर्रेनियस ने जब H+ की बात की थी तो हम भी H+ पे फोकस करते हैं। H+ देने वाले जब एसिड है तो H+ लेने वाले कौन होंगे, बेस होंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आपने H+ भी लिख दिया और प्रोटॉन भी लिख दिया, तो H+ प्रोटॉन सेम सेम कैसे, समझते हैं इसको। हाइड्रोजन की बात करें तो इसका कन्फिगरेशन होता है 1H1। सिंपल ऐसा होता है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में इसको, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितना होता है, एक, और एक ही क्या होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन होता है। H+ बनाया हमने तो इलेक्ट्रॉन को निकाला या जोड़ा, तो ध्यान दें जब भी प्लस बनता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो यहां पर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, बाहर। तो बताओ यहाँ क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन। इसीलिए हम H+ को क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो प्रोटॉन डोनेटर आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज करो एक एसिड आपके पास Ha और एक बेस है आपके पास में, ये एसिड है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या है, एसिड आर दोस कंपाउंड जो H+ को क्या करते हैं, दान कर दे, यानी डोनेट कर दे। तो अगर ये एसिड है तो ये H+ को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और ये H+ भागा भागा किसके पास जाएगा,
बेस के पास, क्योंकि ये क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो बताओ यहाँ से H प्लस अलग हुआ तो क्या बचेगा, A माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा HB प्लस। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, ये H प्लस घूमते घूमते यहां से उठ के कहां चला गया, जब भी तो इसने H प्लस डोनेट किया, दान किया, तभी तो ये एसिड हुआ, और इसने ग्रहण कर लिया तभी तो ये क्या हुआ, बेस ग्रहण करा। देखो यहाँ पे नहीं करा। अब एक चीज ध्यान रखना है, कॉन्जुगेट है ना, इसको मैं अम्ल लिख देता हूं, इसको मैं क्षार। कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट भी है यहाँ पे। क्या मतलब इसका, एसिड से जो भी रिमेनिंग बचेगा, अम्ल से जो भी बचेगा वो खिलाएगा संयुग्मी क्षार, उल्टा हो जाएगा इसका। कैसे, ये एसिड था, इसमें से H+ निकला, क्या बचा A माइनस, तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब होता है साथी, है ना। यहाँ एसिड था तो यहाँ क्या आएगा, जो एसिड से बनेगा वो बेस, जो एसिड की निकलने के H+ निकलने के बाद बचेगा वो एसिड का उल्टा हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संयुग्मी क्षार। ध्यान देना यहाँ पे। और बेस से क्या बना बताओ, ये बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, यानी संयुग्मी अम्ल। बताओ ये दिक्कत इसमें कोई, अम्ल और क्षार में से H+ डोनेट करने वाले अम्ल एसिड होते हैं, ग्रहण करने वाले कौन होते हैं, क्षार यानी बेस। लेकिन H+ डोनेट करने के बाद जो बचेगा उसको उल्टा कर देंगे। अगर एसिड था तो एसिड से कॉन्जुगेट बेस यानी संयुग्मी क्षार, बेस था तो कॉन्जुगेट एसिड, आपस में एक दूसरे के हो जाएंगे, ये उल्टे हो जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और इजी लगेगा इससे एग्जांपल से। सपोज करो मैं यहाँ पर दो चीजें लिख देता हूं आपको, H2O एंड NH3, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको मैं अगर एसिड लेता हूं तो एसिड क्या करते हैं, H+ डोनेट करते हैं, तो बचेगा क्या, OH माइनस बचेगा ना, H2O है, H अलग हो गया तो OH ही तो बचा, और OH के ऊपर क्या आएगा माइनस। ये H+ भागा भागा किसके पास जाएगा, इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस। बताओ क्या बनेगा ये NH4 प्लस। अब मुझे बता सकते हो कॉन्जुगेट बेस कौन है, एसिड से क्या बचा, ये एसिड था, इससे क्या बना, तो यहां से यहां गए तो ये क्या बनेगा आपका कॉन्जुगेट बेस, और यहां से यहां गए तो ये क्या बनेगा आपका कॉन्जुगेट। बताओ बात समझ में ही नहीं। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, संयुग्मी क्षार, और ये क्या होगा संयुग्मी, वही दिक्कत। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, HCl प्लस H2O। इनसे बता के दिखाइए क्या बन सकता है, आप घर पे सॉल्व कर लेना, कमेंट करके मुझे बता देना इससे क्या बनेगा, कौन संयुग्मी अम्ल और कौन संयुग्मी क्षार है, ठीक है। दो कंसेप्ट हो गए। लास्ट कंसेप्ट, कुछ एसिड थे और कुछ बेस ऐसे थे जहां पर हाइड्रोजन था ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो बताओ एसिड बेस कैसे बताओगे भैया। तो यहां पर थर्ड कंसेप्ट आता है किसका, लुईस कंसेप्ट। लुईस ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कौन होंगे, क्षार यानी कि बेस, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले कौन होंगे, अम्ल यानी कि एसिड। तो लुईस ने क्या बोला, लुईस ने बोला भाई कि हाइड्रोजन नहीं है तो फिर क्या करें। तो जो लेटेस्ट कंसेप्ट है एसिड और बेस का, अम्ल और क्षार का, वो कौन सा है, लुईस अवधारणा, लुईस कंसेप्ट है। लुईस ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले क्या हो जाएंगे, क्षार, यहाँ उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले क्या होंगे, क्षार यानी बेस, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले कौन होंगे, अम्ल यानी एसिड होंगे। अब मुझे बताओ, डोनेट वही तो कर पाएगा जिसके जेब में कुछ होगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही तो डोनेट करेंगे, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वही तो एक्सेप्ट करना चाहेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं जरा, BF3 प्लस NH3। NH3 का बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं। इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी कैसे पता चलेगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो हीरा बोरॉन, आपने बंद पढ़े होंगे, सहसंयोजक बंद, याद आ रहा है, अष्टक नियम पढ़ा होगा 9th क्लास में आप सभी ने, ऑक्टेट रूल। तो बताओ बोरॉन के पास 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। और अष्टक के लिए कितने चाहिए होते हैं ऑक्टेट के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास में, और इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन देखो एक्स्ट्रा है, तो ये इसको डोनेट कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। और डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका क्षार यानी बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका एसिड, क्या बनेगा BF3 NH3, ये बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लुईस, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले क्या होते हैं, बेस यानी क्षार, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले कौन होते हैं, अम्ल यानी एसिड। तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट है एसिड और बेस के। इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट सेक्शन में आपको मिलेंगे। तो अपने जितने भी 10th के साथी हैं RBSC बोर्ड के और CBSE वाले भी कुछ चीज समझ सकते हैं इसके अंदर। RBSC के लिए खासकर जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं सभी के साथ वीडियो शेयर करें, और घर बैठे अच्छे से पढ़ाई करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें,
और वीडियो अच्छा लगा है, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको व्हाट्सअप नंबर लास्ट में दिख जाएगा वीडियो के, तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। सिर्फ आरबीएससी के लिए लेक्चर बन रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम लेके चल रहे हैं। नोट्स जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का। थैंक यू।